नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल का तमाशा खत्म होने का समय आ गया है। पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने 7 फरवरी को और मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि ईडी किसी को भी अगर समन करती है तो उसको उस समन का सम्मान करना ही होगा। इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल जो अब तक ये कहकर के ईडी के समन पर सवाल खड़े करते रहे और बचने की कोशिश करते रहे कि साहब ये अवैध है। इसमें ये जानकारी नहीं दी गई है कि मुझे किस लिए बुलाया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजें बहुत क्लियर कर दी हैं। और ये मसला क्या था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी है और ये क्लियरिफाई कर दिया है कि आपको ईडी के समन पर प्रस्तुत होना ही है पूछताछ के लिए। आप इफ एंड बट नहीं लगा सकते। ये तमिलनाडु का मामला था और मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के बारे में जो उन्होंने दिया है थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअल में कहा क्या है। इसमें ये कहा गया है और ये एक्चुअल में वहां एक खनन का मामला था तमिलनाडु में और ईडी ने पीएमएलए की जो धारा 50 है उसके तहत धन शोधन मामले में 5 कलेक्टर्स को यानी 5 जिला मजिस्ट्रेट्स को जिनको बहुत सारे राज्यों में डीसी भी कहा जाता है, कलेक्टर भी कहा जाता है, जिलाधीश भी कहा जाता है, डीएम भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है, उनको तलब किया था। और उसमें जो हाई कोर्ट थे, हाई कोर्ट ने उन कलेक्टर्स को राहत दे दी थी। तो ईडी को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद ईडी को राहत भी मिल गई है। अब उन 5 कलेक्टर को ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा और इसके साथ-साथ भले ही ये मामला तमिलनाडु का था, लेकिन जो व्यवस्था दी है सुप्रीम कोर्ट ने, वो तो सब पर लागू होती है, इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल। और जो आदेश हैं, वो मैं आपको दिखा भी देता हूं और उसको आपके सामने थोड़ा पढ़ भी देता हूं। इसको शेयर कर लेते हैं कि कहा क्या गया है। जी, ये तो बार एंड बेंच की जो वेबसाइट है, उस पर हेडिंग दिया गया है कि ईडी किसी भी व्यक्ति को समन कर सकती है, तलब किए गए लोगों से सम्मान और जवाब देने की अपेक्षा की जाती है। और न्यायालय ने तमिलनाडु में 5 जिला कलेक्टरों को ईडी के समन की तामील पर मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक को हटाते हुए ये टिप्पणी की है। इसमें क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि प्रथम दृष्टया धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए की धारा 50 के तहत समन किए गए व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा जारी सम्मन का सम्मान करना और जवाब देना आवश्यक है। आप टाल नहीं सकते हैं। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि अगर ईडी द्वारा तलब किया जाता है तो उसे पेश होना चाहिए और पीएमएलए के तहत कार्रवाई के अनुसार जरूरत पड़ने पर सबूत पेश करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह देखा गया है कि ईडी किसी भी व्यक्ति को समन कर सकता है जो कानून के तहत कार्रवाई के दौरान सबूत पेश करने या उपस्थित होने के लिए जरूरी लगता है, उसका उपयोग कर सकता है। अदालत ने पीएमएलए के प्रावधानों की जांच के बाद कहा, जिन लोगों को समन जारी किया गया है, उन्हें ईडी द्वारा उक्त समन का सम्मान
और जवाब देना आवश्यक है। और ये दोनों जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल। इनकी बेंच ने ये आदेश जारी किए हैं। पीएमएलए की धारा 50 के तहत ईडी अधिकारियों के पास किसी भी व्यक्ति को तलब करने का अधिकार है जिसकी उपस्थिति को वे आवश्यक मानते हैं, चाहे वो सबूत दे या अधिनियम के तहत किसी भी जांच या कार्रवाई के दौरान कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत करे। और इस खबर में अरविंद केजरीवाल का भी चर्चा किया गया है। इसमें कहा गया है कि इस प्रावधान और शीर्ष अदालत द्वारा की गई टिप्पणियां दिल्ली शराब नीति मामले में कम से कम 6 समन जारी होने के बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ईडी के सामने पेश होने से इनकार करने की बहस के मद्देनजर महत्वपूर्ण है। अब तो 8वां समन भी आ गया है, 6 समन नहीं, और 8वां समन है 4 मार्च के लिए। इसमें आगे कहा गया है कि इसके चलते ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में शिकायत दर्ज कराई है। अदालत ने 7 फरवरी को केंद्रीय एजेंसी की शिकायत पर केजरीवाल को समन जारी किया था और शीर्ष अदालत ने कथित रेत खनन घोटाले की जांच के सिलसिले में तमिलनाडु के 5 जिला कलेक्टरों को जारी समन पर रोक लगाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां की हैं। देखिए, एक वो मैं आपको वो भी दिखा देता हूं जो 7 फरवरी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अ, अरविंद केजरीवाल पर एक आदेश जारी किया था। अ, उसमें ये अरविंद केजरीवाल बहुत चालाकी से ये कहकर के बचने की कोशिश कर रहे हैं ना कि 16 मार्च की तारीख दी है राउज एवेन्यू कोर्ट ने, तो ईडी जो है 16 मार्च तक इंतजार क्यों नहीं कर लेती है, बार बार हमें समन क्यों जारी किए जा रहे हैं। क्योंकि उस सुनवाई के बाद छठा समन भी जारी किया था ईडी ने, 7वां भी जारी किया था और अब तो 8वां समन जारी कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने क्या कहा था ये जरा आप देखिए। दिल्ली आबकारी नीति मामला, अरविंद केजरीवाल ईडी के समन का पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य थे। ये दिल्ली की अदालत ने भी, और ये कब कहा था, ये तारीख है 7 फरवरी 2024। इसमें दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति मामले के संबंध में जांच एजेंसी द्वारा जारी समन के बाद प्रवर्तन निदेशालय ईडी के सामने पेश होने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। यानी समन गैर कानूनी नहीं है। अरविंद केजरीवाल अगर नहीं जा रहे हैं तो वो गैर कानूनी कृत्य कर रहे हैं। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सीएमएम दिव्या मल्होत्रा ने कहा कि जिस अधिकारी ने केजरीवाल को समन जारी किया था वो धन शोधन रोकथाम अधिनियम यानी पीएमएलए की धारा 50(2) के तहत ऐसा करने के लिए अधिकृत था। ये अरविंद केजरीवाल की पोल पट्टी खुल रही है। मतलब राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश भी जो थे और सुप्रीम कोर्ट के भी जो आदेश हैं उनसे। और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि अब 4 मार्च को अगर अरविंद केजरीवाल फिर पेश नहीं होते हैं और 16 मार्च का बहाना देते हैं कि 16 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट जब फाइनल डिसीजन देगी और हमसे कहेगी कि आप ईडी के सामने जाइए, तो फिर ये अब राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को ऊपरी अदालत में चैलेंज करने से एक बार हिचकेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि चैलेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी आदत को देखते हुए, इनके व्यवहार को देखते हुए और अभी चीजों को टालते जाने का जो इनका रवैया है, जो रणनीति है, उसके तहत तो कोई विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि सुप्रीम कोर्ट के इतने क्लियर आदेश के बाद भी ये अपनी हरकतों से बाज आएंगे और ऊपर कोर्ट में जो है इसको चैलेंज नहीं करेंगे। आगे देखिए क्या लिखा है इसमें।
न्यायालय ने नोट किया कि समन प्रतिवादी प्रस्तावित अभियुक्त को उसके आधिकारिक ईमेल पते पर भेजा गया है। इस तरह के समन की डिलीवरी प्रथम दृष्टया इस तथ्य से प्रमाणित होती है कि प्रस्तावित अभियुक्त ने उन्हें दिनांक 2/11/2023 को पत्र उत्तर के माध्यम से भेजे थे। क्रमशः 20/12/2023 और 3/1/2024, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ गैर उपस्थिति के कारण निर्धारित किए गए थे। अधिनियम की धारा 50(3) के आधार पर समन का प्रतिवादी यानी प्रस्तावित अभियुक्त कानूनी रूप से उसी के अनुसरण में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए बाध्य था, लेकिन कथित तौर पर वह ऐसा करने में विफल रहा। अदालत दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ एजेंसी द्वारा जारी 5 समन को निष्प्रभावी नहीं करने के मामले की सुनवाई कर रही थी। केजरीवाल को ईडी दिल्ली शराब नीति घोटाले की जांच के सिलसिले में अलग-अलग तारीखों पर 5 बार तलब कर चुकी, मतलब 7 फरवरी से पहले। अदालत ने दलीलों पर विचार किया और कहा कि ईडी की शिकायत और सहायक दस्तावेजों ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 174, व्यक्तिगत रूप से या एजेंट के द्वारा एक निश्चित स्थान पर उपस्थित होने के कानूनी आदेश का पालन नहीं करना या बिना अधिकार के प्रस्थान करना, एक बार चुनाव प्रचार के लिए फिर विपश्यना के लिए चले गए, के तहत दंडनीय अपराध का गठन करने वाले सभी आवश्यक तथ्यों का खुलासा किया। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि शिकायत की सामग्री और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से भारतीय दंड संहिता की धारा 174 के तहत प्रथम दृष्टया अपराध बनता है और आरोपी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 204 के तहत कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार है। इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल जो ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं बार-बार, तो वो खुद अपने आप में एक अपराध है और उनके खिलाफ तो अब कार्रवाई की जा सकती है, आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। इसका मतलब ये भी है कि 4 मार्च को अगर अरविंद केजरीवाल फिर बहानेबाजी करते हैं, तो ईडी अब उनको गिरफ्तार भी कर सकती है। ईडी चाहे तो अब 16 मार्च के राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश का इंतजार ना करे। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश और राउज एवेन्यू कोर्ट के इस विस्तृत आदेश के बाद अरविंद केजरीवाल के सामने कोई बहुत ज्यादा विकल्प अब बचे नहीं हैं। वैसे तो इन्होंने अपनी एक लीगल टीम जो है वो खड़ी कर रखी है और जाहिर है एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो उसका ये लाभ उठा रहे हैं, उनका पेमेंट भी सरकारी खजाने से ही हो रहा होगा और हो ही रहा है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को सलाह देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन जो कानून के जानकार हैं, जो कानूनविद हैं, उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी लीगल टीम एक तरीके से बहुत बड़े खतरे को आमंत्रण दे रहे हैं और न्योता दे रहे हैं, तो जाहिर है ये एक बड़ा खतरा होगा और जब भी अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जमानत के लिए आवेदन करना, याचिका देना और अदालतों के लिए भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए कि ये ईडी को यानी कानून को सहयोग नहीं कर रहे थे, पूछताछ के लिए उपलब्ध नहीं हो रहे थे, बार-बार चीजों को टाल रहे थे और ये आदतन ऐसा कर रहे थे, डेलिबरेटली ऐसा कर रहे थे, तो इनको जमानत मिलने में और भी परेशानी होगी। आप जानते हैं कि इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे मनीष सिसोदिया, वो तो 1 साल से ऊपर से अब तिहाड़ में बंद हैं। 26 फरवरी 2023 को उनको गिरफ्तार किया गया था और 26 फरवरी 2024 जा चुकी। 1 साल से उनको जमानत नहीं मिली है। 1-2 बार उनकी पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के जब याचिकाएँ दाखिल की गई तो उनको कुछ-कुछ घंटे की ज़रूर छूट दी गई। या अभी हाल में लखनऊ में उनके किसी करीबी रिश्तेदार की
मैरिज का मामला था तो उनको 3 दिन के लिए पैरोल पे जो है छोड़ा गया, लेकिन फिर उनको वापस तिहाड़ जाना पड़ा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल तो जितनी बहानेबाज़ी कर रहे हैं और जिस तरीके से इस इसको एक राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करते रहे हैं, ये भी और इनके संगी साथी भी, प्रधानमंत्री पर भी, गृह मंत्री पर भी, केंद्रीय एजेंसियों पर भी इन्होंने आरोप लगाए हैं। मतलब सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने पब्लिक डोमेन में आरोप लगाए हैं। ये आरोप ये अदालत में कभी लगाने का साहस या दुस्साहस नहीं दिखा पाए, क्योंकि इनको पता था कि उसका नतीजा क्या निकल सकता है, परिणाम क्या निकल सकता है। तो चूँकि ये जानबूझ कर के इसको एक राजनीतिक फुटबॉल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, तो इसलिए इनकी मुश्किलें तो बेहिसाब बढ़ने वाली हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।